हेलो स्टूडेंट, आप सभी विद्यार्थियों का मैं सूर्या अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आप सभी को पता है हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर साइंस और मैथ की वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से होती है। इसी क्रम में मैं आज साइंस का अगला वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम आज हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे, एल्केन श्रेणी क्या होगी, एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इनके नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। IUPAC नामकरण जो है वो मैं एक अलग से इसका वीडियो लेके आऊँगा। आज हम इसके साधारण नामकरण से साथ इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। IUPAC नामकरण क्योंकि बड़ा टॉपिक है, उसमें आपको आसानी समझाने एग्जाम्पल ज़्यादा होंगे, इसलिए मैं उसको अलग से समझाऊँगा। आज मैं सिर्फ हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, एल्किन, एल्काइन और एल्केन श्रेणी के बारे में हम पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी कॉपी और पेन साथ लेके बैठें ताकि आप जो भी मैं आपको चीज़ समझाऊंगा आप उसको अपनी कॉपी में लिखें और वीडियो समाप्त होने पर आप उसका रिवीजन कर सकें। वीडियो जितने भी विद्यार्थी आपके साथ टच में हैं, कांटेक्ट में हैं, आप उनको अपना ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी अपनी वीडियो में से नोट्स लिख सकें और याद कर सकें। तो आइए अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक मोटिवेशनल क्विट्स लेके आया हूँ आपके लिए। और मोटिवेशनल क्विट्स ये है कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। जी हाँ स्टूडेंट, जो ये अकेले चलने का जिनमें हौसला होगा, अर्थात जो विद्यार्थी, आप भी सभी विद्यार्थी आप पढ़ते हो, आप मन में ये भावना आपके आती है कि वो मेरा फ्रेंड खेल रहा है, टीवी देख रहा है, या मैं घर पे हूँ तो मेरे भाई बहन खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मैं भी खेलूँ, मैं भी उनके साथ बैठूँ, बातें करूँ। लेकिन विद्यार्थी, अगर आपने समय का सही उपयोग नहीं किया, आप अगर उन्हीं के साथ लग गए तो आप अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और आप अपने संकल्प को, अपने दृढ़ निश्चय को आप पूरा नहीं कर पाओगे, जिसके कारण आप उसी प्रकार पीछे रह जाओगे। लेकिन अगर आप उनसे विपरीत जाकर समय का सदुपयोग करते हुए आप अपने काम को पूर्ण तरीके से करते हैं, अपनी पढ़ाई को पूर्ण तरीके से करते हैं, तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलती है। और वही स्टूडेंट, वही विद्यार्थी जो आप उस वक्त आप पढ़ रहे थे और वो खेल रहे थे, वो आपकी प्रशंसा करते हैं, वो आपके पीछे पीछे आपके पद चिन्हों पर चलते हैं। तो आपको यही समझाऊंगा कि आप अकेले रहें। अकेले चलने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल अपने फैमिली से या सभी से अकेले रह जाएं। अकेले चलने का मतलब है कि आपके जो पढ़ाई का जो आपका जो मेन उद्देश्य अभी जो पढ़ाई करना है उसमें आप किसी को इन्वॉल्व नहीं करें। आप एक उसका पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाएं, पर्टिकुलर टाइम टेबल बना के उसकी स्टडी करें। आप अपने खेलने के लिए भी टाइम दें। अपना ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे पढ़ाई करें। मैं ये नहीं कहता कि आप हमेशा पढ़ाई करते रहो। हर समय को, हर काम को आप एक पर्टिकुलर टाइम दें। बस मैं इतना ही कहूँगा। आप अपनी पढ़ाई के प्रति सजग रहें, ठीक है। चलो अपना नया सेशन स्टार्ट करते हैं आज अपना, और हम सेशन में पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने कार्बन की विशेषताएं और कार्बन की उत्पत्ति के बारे में, कार्बन के अपरूप के बारे में हमने पढ़ लिए हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इन दोनों वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को क्लिक करके उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। पुनः आप इस वीडियो पे आएँ और अगर आप दोनों वीडियो को देख लिए तो आप कंटिन्यू बने रहें। हाइड्रोकार्बन के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि हाइड्रोकार्बन का मतलब, अगर हम इन दोनों शब्दों को अलग कर दें तो हमें दो शब्द निकल के आ रहे हैं कि एक होगा हाइड्रोजन और दूसरा होगा कार्बन। एक होगा हाइड्रोजन, दूसरा होगा कार्बन। अर्थात वे यौगिक जो केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं वही क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है आपको कि वे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होंगे वो क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा CH4। इसके अगर मैं संरचना लिखूं तो एक कार्बन, इस प्रकार मैंने उसको यहाँ पे लिखा है, संरचना बना के मैं आपके लिख रहा हूँ। इसमें आप देखें, इस संरचना में सिर्फ और सिर्फ आपको हाइड्रोजन दिख रहा है और सिर्फ आपको कार्बन दिख रहा है। आपको
सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहे हैं, हाइड्रोजन दिख रहे हैं और क्या दिख रहे हैं, कार्बन दिख रहे हैं। तो इस प्रकार ये क्या होगा, एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होगा। जैसे मैंने लिखा C2H4, इसकी संरचना बनाऊँ मैं, यहाँ पे मैंने लिखा दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिखा, इसमें भी आपको हाइड्रोजन और कार्बन ही आपको दिख रहे होंगे। तो ये जो हैं ये एग्जाम्पल क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। केवल मात्र क्या होंगे, इसमें हाइड्रोजन होगा और कार्बन होंगे। ज़्यादातर इसमें क्या होंगे, हाइड्रोजन। इसके व्युत्पन्न भी होते हैं, कहीं कहीं क्या होगा, हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ पे ऑक्सीजन या अन्य कोई तत्व लगा दिया जाएगा, जिससे वो क्या कहलाएंगे, वो जो बनेगा वो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाते हैं। आगे हम देखें कि हाइड्रोकार्बन को अगर हम विभाजित करें तो हाइड्रोकार्बन को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। परिभाषा आपने समझ ली होगी कि केवल वे पदार्थ, हम लिख सकते हैं वे यौगिक। हाइड्रोकार्बन की परिभाषा आप लिख लो, वे यौगिक जो हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बनते हैं। वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हम इसके वर्गीकरण की बात करें तो हाइड्रोकार्बन को हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक होता है आपके विवृत श्रृंखलायुक्त, एक होता है समव्रत श्रृंखलायुक्त। अर्थात विवृत का मतलब होता है अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, और संवृत का मतलब होता है चक्रीय हाइड्रोकार्बन। चक्रीय हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन को हम एलिफेटिक भी बोल सकते हैं, एलिफेटिक यौगिक भी हम इसको कह सकते हैं। और ये जो यौगिक हैं, एलिफेटिक जो यौगिक हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। विवृत श्रृंखला युक्त को हम अचक्रीय हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, या हम इसको एलिफेटिक यौगिक कह सकते हैं, जिसको हम पुनः दो भागों में बांट रहे हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन श्रेणी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम एल्केन श्रेणी को रखते हैं, जबकि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो श्रेणियों को रखा जाता है, जो हैं एल्किन और एल्काइन। इन तीनों श्रेणी यानी कि एल्कीन और एल्काइन श्रेणी को हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। आगे हमने बात की कि चक्रीय हाइड्रोकार्बन, इसको हम पुनः दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक।
एलिसाइक्लिक का मतलब होगा जो धुएं जो जलाने पर बिना धुएं के साथ जलते हैं, वो क्या कहलाएंगे? एलिसाइक्लिक कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल हम इसको कह सकते हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन संरचना अगर मैं बनाऊं तो आप इसको यहाँ बना देता हूँ मैं संरचना CH2 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 और C। इस प्रकार की संरचना होगी जिसको अपन क्या करें? एलिसाइक्लिक। दूसरा होता है एरोमेटिक यौगिक, जो जलाने पर धुएं के साथ जलते हैं, जिसका जलते वो क्या कहलाएंगे? एरोमेटिक कहलाएंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? बेंजीन। बेंजीन की भी इसी प्रकार की संरचना होती है, इस प्रकार, बस उसमें थोड़ा सा अंतर होगा कि यहाँ पे हम इसको इस प्रकार बुला सकते, यहाँ भी एक छोड़कर एक कार्बन पे क्या होगा? द्विबंध होगा। ठीक है, ये हमने हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण देखा, जिसमें हमने हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांट रखा है, चक्रीय हाइड्रोकार्बन और अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन को हमने पुनः दो भागों में बांट रखा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन श्रेणी और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमने एल्किन और एल्काइन श्रेणी को रखा। दूसरा हमने चक्रीय हाइड्रोकार्बन की बात की, जिसमें एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक यौगिक होते हैं। एलिसाइक्लिक जो है वो जलने पर बिना धुआं के साथ जलते हैं, और एरोमेटिक जो होते हैं वो जलने पर धुएं के साथ जलते हैं, वो क्या कहलाएंगे? एरोमेटिक कहलाएंगे। दोनों का एग्जाम्पल हमने समझ लिया। नेक्स्ट हम हमारा अगला टॉपिक लेते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आप अपनी कॉपी में इस प्रकार डायग्राम बना लें, और जैसा मैं लिख रहा हूँ आप लिखते रहें, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। हम टॉपिक ले रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो हम इसको पैराफिन्स कह सकते हैं, पैराफिन्स भी कहते हैं। इसमें एल्केन श्रेणी को, या इसको हम एल्केन श्रेणी भी कह सकते हैं, एल्केन श्रेणी भी कहते हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल सहसंयोजक बंध पाया जाता है। अर्थात परिभाषा मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल सहसंयोजक बंध पाया जाता है, वो क्या कहलाएंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। या हम दूसरे को परिभाषा क्या दे सकते हैं कि वे श्रेणी जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाए जाते हैं एल्केन श्रेणी कहलाती है। यानी कि एल्केन भी कौन से होंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा? एकल बंध होगा।
जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा आपके CH4, इसको मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। आपको यहाँ पे जो मैंने परिभाषा लिखी है उस परिभाषा को ध्यान से समझना है। हमने परिभाषा जो लिखी है वो ये लिखी है कि जो एकल बंध है वो एकल बंध किसके मध्य होगा, कार्बन के मध्य बंध होगा। कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य आपको बंध नहीं देखना, आपको जो एकल बंध देखना है वो कार्बन के मध्य देखना है। इसमें यहाँ पे एक ही कार्बन था इसलिए हमने यहाँ पे नहीं देखा है। दूसरा जो है हमारे पास है, इसी का मैं अगला टॉपिक ले लूँ, H6, इसको हमने बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेथेन, इसको हम बोलेंगे एथेन। आगे अभी इसका नामकरण मैं बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा आपको कैसे इसको हम मेथे बोलते हैं, कौन से को मेथेन और कौन सा एथेन होगा, प्रोपेन कैसा होगा, ब्यूटेन कैसा होगा, पेंटेन कैसा होगा, नामकरण हम कैसे करें वो मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ इसकी अगर संरचना देखें तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे कार्बन कितने हमारे पास, 2 हैं। दोनों के मध्य क्या होगा, एकल बंध होगा। दोनों के मध्य क्या होगा, एकल बंध होगा। और इसमें अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितने, 6, यानी कि प्रत्येक कार्बन पे कितने होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे। प्रत्येक कार्बन पे कितने होंगे, 3 हाइड्रोजन। आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि एक कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। एक कार्बन की, अर्थात जो एक कार्बन परमाणु है वो 4 अन्य परमाणुओं से संयोजकता कर सकता है, अन्य परमाणुओं से अपनी संयोजकता को कंप्लीट कर सकता है। तो हम अगर केवल इस कार्बन की बात करें, तो ये कार्बन एक बंध तो इस कार्बन से कंप्लीट कर रहा है, एक संयोजकता कंप्लीट कर रहा है। अब इसके पास 3 बच गई, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन की संख्या वो कितनी है, 6 है। इन 6 में से तीनों पे क्या लग जाएंगे, हाइड्रोजन लग, जो कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। अभी हमने उसके व्युत्पन्न स्टार्ट नहीं किए, हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 6 हाइड्रोजन थे, उनमें से हमने इसकी 3 वैकेंसी खाली है, तो तीनों पे हमने क्या लगा दिए, हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक है, इसी प्रकार हम इस हाइड्रोकार्बन की बात करें, इस कार्बन की बात करेंगे तो इस कार्बन की एक संयोजकता तो इस कार्बन से कंप्लीट हो रही है, बाकी तीनों संयोजकताएं जो बच रही थी उन तीनों संयोजकताओं में से 6 में से 3 हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लगा दी। ठीक है, अर्थात एक और एग्जांपल मैं आपके लूँ, हम लिख सकते हैं C3H8, यहाँ पे कार्बन कितने हो गए, 3 हो गए। यहाँ पे कार्बन कितने हो गए, 3, 1, 2 और 3 कार्बन हो गए। और तीनों कार्बनों के मध्य क्या होगा, एकल बंध होगा। तीनों कार्बन जो है वो उनके आपस में जो एक कार्बन के जो मध्य बंध पाया जाएगा वो बंध कौन सा होगा, एकल बंध होगा। बस आपको यही ध्यान रखना है, आपको कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य बंध देखना है। इसी आधार पर आप एल्कीन और एल्काइन श्रेणी की पहचान करेंगे कि कार्बन के मध्य अगर एकल बंध है तो एल्केन श्रेणी है, अगर डबल बंध है तो एल्कीन श्रेणी है, और अगर ट्रिपल बंध है तो एल्काइन श्रेणी है। ठीक है, आपको जो पहचान करनी है वो कार्बन के मध्य बंध को देखना है। यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन है और तीनों कार्बन के मध्य हम पढ़ रहे हैं कौन सी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अर्थात एल्केन श्रेणी हम पढ़ रहे हैं। तो एल्केन श्रेणी में यहाँ पे कार्बन के मध्य जो बंध होगा वो क्या होगा, एकल बंध होगा। बाकी हमने देखा कि यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन की अभी भी 3 संयोजकताएं खाली हैं, तो उन तीनों संयोजकताओं पे मैं क्या करूँगा, हाइड्रोजन लगा दूंगा। यहाँ पे तीनों संयोजकता पे क्या लगा दूंगा, हाइड्रोजन लगा दूंगा। तो इस कार्बन की चारों संयोजकताएं क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। एक संयोजकता इसने इस कार्बन से कंप्लीट कर रखी और 3 इस हाइड्रोजन से कंप्लीट। ऐसे ही आगे अगर हम चलें तो इस कार्बन की देखें तो यहाँ पे एक तो इस कार्बन से कंप्लीट हो रही है, एक इस कार्बन से कंप्लीट हो रही है। 2 संयोजकता इसने कंप्लीट कर रखी है। अब इसकी 2 संयोजकताएं बच रही हैं, तो उन दोनों संयोजकताओं पे मैं क्या लगा दूंगा, हाइड्रोजन लगा दूंगा। ठीक है, और आगे हम अगर बात करें इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन की केवल एक संयोजकता कंप्लीट हो रखी है, अभी भी इसके पास 3 वैकेंसी खाली है, तो तीनों पे हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। तो इस प्रकार जो C3H8 था उसकी संरचना सूत्र बनेगा। और एल्केन श्रेणी है तो कार्बन के मध्य एकल बंध होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसकी संरचना सूत्र की बात करते हैं। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखे, ये आपको समझाए, तो मैं किस प्रकार ये सूत्र बना रहा हूँ, कैसे हम सूत्र बना सकते हैं, क्या इसका फॉर्मूला होगा वो देखो। इसके लिए आपको करना क्या है,
आप तीनों ही श्रेणियों में जब आप नामकरण करोगे तो नामकरण करने के लिए आपको अनुलग्न और पूर्वलग्न की बात होती है। तो वहाँ पे हम ये देख लें कि आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो पहले मैं आपको बता दूं। कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या के आधार पर नाम, यानी कि अगर एक कार्बन है, अगर आपको किसी यौगिक में एक कार्बन दे रखा है तो उस एक कार्बन का जो नाम होता है वो होता है मेथ। क्या होगा? मेथ। अगर कार्बन 2 दे रखा है तो उसका नाम क्या होगा? एथ। अगर 3 कार्बन दे रखा है तो कार्बन 3 का नाम होता है प्रोप। 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूट। कार्बन 5 का नाम होता है पेंट। अगर 5 कार्बन आपको कहीं दे रखे हैं तो वहाँ पे हम लिखेंगे पेंट। अगर कार्बन 6 दे रखे तो वहाँ आप लिखेंगे हेक्स। अगर कार्बन 7 आपको दे रखे तो हम वहाँ लिखेंगे हेप्ट। अगर कार्बन आपको 8 दे रखे तो हम वहाँ लिखेंगे ऑक्ट। और अगर कार्बन 9 लिखे हुए हैं तो हम लिखेंगे नॉन। और अगर कार्बन 10 यहाँ दे रखे होंगे तो हम लिखेंगे वहाँ पे डेक। इस प्रकार हम इसको क्या करते हैं, उनका नामकरण करेंगे कि हम कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, जो संख्या आपको दे रखी है उसी संख्या का आपको नाम लिखना है। इसको आप कॉपी में बिल्कुल अपनी लाइन से लिख लें। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एल्केन श्रेणी जो दे रखी है, इस एल्केन श्रेणी का अनुलग्न होता है एन। क्या होगा? एन होगा। यानी कि जो शब्द पीछे लगता है उसको अपन बोलते हैं अनुलग्न बोलेंगे। तो इसका क्या है? एन है। और एल्केन श्रेणी का जो फॉर्मूला है, एल्केन श्रेणी का सूत्र, एल्केन श्रेणी का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ये क्या होगा? इसका सूत्र होगा CnH2n+2, जहाँ n कार्बन की संख्या को, जहाँ n कार्बन की संख्या को दर्शाता है। n क्या दर्शाएगा? कार्बन की संख्या को दर्शाएगा। और हम जो नामकरण करेंगे वो पूर्वलग्न प्लस अनुलग्न, इन दोनों के आधार पर हम क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। तो नामकरण में हम क्या करेंगे? पूर्वलग्न और अनुलग्न को लेकर हम इसका क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। तो ये जो कार्बन की संख्या है ये क्या कहलाएगी? पूर्वलग्न कहलाएगी। कार्बन की संख्या क्या कहलाएगी? पूर्वलग्न कहलाएगी। और एल्केन श्रेणी में अनुलग्न कौन सा है? एन है। तो इन दोनों को जोड़कर हम क्या करेंगे? किसी भी यौगिक का हम नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे कार्बन नंबर हम यहाँ ले रहे हैं 5 ले रहे हैं। कार्बन नंबर क्या ले लिया हमने? यहाँ पे 5 ले लिया। यानी कि n बराबर हम क्या ले रहे हैं? 5 ले रहे हैं। n बराबर 5 ले रहे हैं तो 5 का जो नाम है वो क्या नाम है? पेंट। 5 का नाम क्या है? पेंट। यानी पूर्वलग्न क्या है यहाँ पे? पेंट। प्लस अनुलग्न श्रेणी कौन सी है? एल्केन श्रेणी है। और एल्केन श्रेणी का अनुलग्न क्या है? एन है। अर्थात हम यहाँ अनुलग्न क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। और जब आप इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे तो क्या बनेगा? पेंटेन बनेगा। क्या बनेगा? पेंटेन। यानी कि जो कार्बन नंबर 5 है तो एल्केन श्रेणी में इसका नाम क्या बनेगा? पेंटेन बनेगा। संरचना सूत्र देखो, ये तो हमने नामकरण कर दिया इसका। अब अगर इसकी संरचना सूत्र की बात करें, इस सूत्र के द्वारा मैं आपको इसका संरचना सूत्र बना के बता रहा हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। हमने यहाँ पे n बराबर क्या लिया है? 5 लिया है। तो यानी कि कार्बन की जो n है वो क्या दर्शा रहा है? कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या कितनी है? 5। हाइड्रोजन की संख्या आपको लिखनी है। तो सूत्र से आपको समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रोजन की जो संख्या है वो कार्बन की संख्या के दुगने से 2 अधिक है। कार्बन की संख्या के दुगने से 2 अधिक हो रहा है। n बराबर हमने कार्बन की संख्या ली है तो यहाँ पे क्या दे रखा है? 2n दे रखा है। यानी कि n का दुगना दे रखा है। और दुगने का भी कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो
यहाँ पे जो हाइड्रोजन की संख्या जो होगी वो कार्बन की संख्या के दुगने से 2 अधिक होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कार्बन की संख्या कितनी है 5, तो जहाँ पे दुगना कितना होगा इसका 10, और 10 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12, यानी कि जो पेंटेन है उसका सूत्र क्या बनेगा C5H12 बनेगा, C5H12 बनेगा। ऐसे ही मैं एग्जाम्पल एक और ले आपके, मैंने एग्जाम्पल लिया, मान लो 9 में आपके एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि n बराबर हमने क्या ले लिया 9 ले लिया, n बराबर हमने 9 n बराबर कितना ले लिया 9 ले लिया। तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे, तो जो कार्बन 9 है इस कार्बन 9 का नाम क्या होगा नॉन, पूर्व लगन क्या है इसका नॉन, तो मैं यहाँ लिखूँ नॉन प्लस एल्केन श्रेणी में अनुलग्न कौन सा होगा एन, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपके पास नोनेन बनेगा, क्या बनेगा नोनेन बनेगा। और अगर इसकी संरचना सूत्र की अगर हम बात करें, इसका सूत्र देखें तो कार्बन कितना है 9, और हमने ये पढ़ रखा है कि हाइड्रोजन की जो संख्या होगी वो कार्बन की संख्या के दुगने से 2 अधिक होगी। तो यहाँ पे हम 9 का दुगना करेंगे 18, और 18 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 20 आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा C9H20। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, नामकरण आपको समझ में होगा, संरचना सूत्र बनाना। 1-2 एग्जाम्पल मैं और आपको समझाता हूँ, आप कोशिश करें अपनी कॉपी में बैठकर, आप पूरे जब ये वीडियो समाप्त हो जाए तो आप अपनी कॉपी में बैठकर इसकी प्रैक्टिस करें, पूरा लिखें। आप इसको मिटा देता हूँ, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा सबने। तो देखो n बराबर हम क्या ले रहे हैं 4 ले रहे हैं, और 4 का नाम हम देखें तो 4 बराबर होता है हमारे पास ब्यूट, क्या होगा ब्यूट। कार्बन नंबर 4 का जो नाम था वो हमने क्या लिखा था ब्यूट लिखा था। एल्केन श्रेणी है तो एल्केन श्रेणी का नाम क्या आएगा n अनुलग्न सॉरी क्या है उसका n, तो यहाँ पे जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा ब्यूटेन बनेगा, क्या बनेगा ब्यूटेन बनेगा। अगर इसकी संरचना सूत्र की अगर बात करें तो संरचना सूत्र में कार्बन की संख्या के दुगने से 2 अधिक होगी किसकी हाइड्रोजन की संख्या। तो कार्बन कितना है 4, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4 दूना 8 करके प्लस 2 कर दो कितना हो जाएगा 10, यानी इसका जो फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसको डिटेल संरचना सूत्र समझें तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं 4 हैं, और चारों कार्बन के मध्य क्या होगा एकल बंध होगा, चारों कार्बन के मध्य क्या होगा एकल बंध होगा। अगर सपोज करो आपको सिर्फ ये सूत्र दे रखा है C4H10 आपको दे रखा है, और आपको ये पूछ रहा है कि ये कौन सी श्रेणी का सूत्र है, आपको दे दें, ना तो आपको नाम दिया है ना कुछ दिया, सिर्फ आपको क्या दे रखा है C4H10 अगर आपको दे रखा है, और आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन सी श्रेणी का सूत्र है, तो आपको पहचान क्या करनी है, आपको पहचान करनी है इस सूत्र से। आपको पहचान किससे करनी है इस सूत्र से कि एल्केन श्रेणी का जो सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है। तो यानी कि हाइड्रोजन की जो संख्या होती है वो कार्बन की संख्या के दुगने से 2 अधिक होती है। तो आपको सीधी नज़र कहाँ मारनी है हाइड्रोजन की संख्या पे मार। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है 10, और कार्बन की संख्या कितनी है 4। तो 4 का दुगना कितना होगा 8, और 8 में जब आप 2 जोड़ दोगे तो क्या बनेगा 10 बनेगा। अर्थात ये जो आपको दिया गया जो सूत्र है वो सूत्र कौन सी श्रेणी का है एल्केन श्रेणी का, यानी कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे हम देखें इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन ने एक संयोजकता इस कार्बन से कंप्लीट कर रखी है। अब इसके पास 3 संयोजकताएं बची हुई है, तो तीनों पे हम क्या लगा देंगे हाइड्रोजन लगा देंगे। ऐसे ही इस कार्बन की बात करें तो इसकी एक संयोजकता यहाँ कंप्लीट हो रही है, एक यहाँ कंप्लीट हो रही है। दोनों अपने पास के जो 2 कार्बन परमाणु हैं उन दोनों से क्या कर रखा है संयोजकता कंप्लीट कर रहा है। अब इसके पास जो संयोजकता बची है वो कितनी बची है 2 बची है। दोनों पे हमने क्या लगा दिए हाइड्रोजन लगा दिए। इसी प्रकार इस कार्बन की अगर बात करें तो एक संयोजकता इसकी यहाँ कंप्लीट हो रही है, एक संयोजकता इस कार्बन के साथ कंप्लीट हो रही है। तो बच गई कितनी इसके पास 2 संयोजकता इसके पास बच गई, और दोनों पे हमने क्या लगा दिए हाइड्रोजन लगा दिए। इसी प्रकार इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन की 3 संयोजकताएं अभी खाली थी, तो तीनों पे हमने क्या लगा दिए हाइड्रोजन लगा दिए। अब आप हाइड्रोजन गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टोटल आपके पास जो सूत्र था वही सूत्र इस प्रकार का।
आप बना सकते हो। ऐसे आप संरचना सूत्र बना सकते हो, ऐसे आप इसके सूत्र फॉर्मूले बना सकते हो, और पूर्व लग्न और अनुलग्न को जोड़कर आप उसका नाम लिख सकते हो। कार्बन की जो संख्या है वो इसका पूर्व लग्न है, और श्रेणी में जो आपको दे रखा है अनुलग्न, इसका जो पीछे वाला जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, अनुलग्न कहलाएगा, जो दोनों आपस में जुड़कर क्या करेंगे, नाम बनाएंगे। इस प्रकार उसका नामकरण और संरचना सूत्र दोनों लिख सकते हो। बाकी जितने बच गए हैं वो आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करना। अगर कोई भी नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कमेंट से आपका आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने श्रेणी स्टार्ट करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की विशेषता क्या होगी कि ये जो है ये अनअभिक्रियाशील है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अनअभिक्रियाशील है, बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। कितने मिनट को वीडियो? नेक्स्ट अपना दूसरा टॉपिक है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा टॉपिक हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और हमने वर्गीकरण में देखा था कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम दो श्रेणियों को रखते हैं, जिनमें कौन कौन सी हैं। एक तो है आपके एल्कीन श्रेणी, और दूसरी है हमारे एल्काइन श्रेणी। अगर परिभाषा की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते, तो वो क्या कहलाएंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो हैं ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। हमने पहले देखा था कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, कम क्रियाशील है, जबकि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये क्या होंगे, अधिक क्रियाशील होंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पेट्रोल जब निकालते हैं तो भंजन प्रक्रम द्वारा पेट्रोल से अलग करते हैं इसको, पेट्रोलियम पदार्थ से इसको अलग किया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ से भंजन प्रक्रम द्वारा हम क्या करते हैं, इसको अलग करते हैं, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक क्रियाशील होते हैं। इसमें द्विबंध और त्रिबंध होंगे, जिसमें एल्कीन जो श्रेणी है, इस एल्कीन श्रेणी के जितने भी यौगिक होंगे इस श्रेणी में क्या होंगे, द्विबंध होंगे। एल्कीन श्रेणी में क्या होंगे, द्विबंध, और एल्काइन जो श्रेणी होगी उस एल्काइन श्रेणी के जितने भी यौगिक होंगे उसमें क्या होंगे, त्रिबंध। क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो बंध की जो संख्या हमें गिननी है वो कार्बन कार्बन के मध्य देखना है। अब अगर हम यहाँ बात करें कार्बन नंबर 1 को लेकर अगर यहाँ बात करें तो सिर्फ इसके पास तो एक ही कार्बन है। हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगाने के लिए कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता है, कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ना तो कोई मेथिन यौगिक होता है ना ही कोई यहाँ पे मेथाइन होता है। इस प्रकार का कोई यौगिक नहीं बनेगा। यहाँ पे कार्बन 1 से स्टार्ट ना होकर यहाँ पे कार्बन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, यानी कि एथीन या एथाइन बनेगा। कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता थी। वहाँ पे हम एल्केन श्रेणी जो थी उसमें एकल बॉन्ड की आवश्यकता थी, तो एकल बॉन्ड वहाँ पे हम मेथेन से ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगाने के लिए कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता है, और 2 कार्बन की आवश्यकता होने के कारण यहाँ पे कार्बन नंबर 1 का कोई यौगिक नहीं बनता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये अपवाद स्वरूप आप ध्यान रखना है। कोई भी आपको ऐसे पूछ सकता है तो आप ये रीज़न आप उसको दे सकते हैं।
अगर एल्कीन श्रेणी की हम बात करें तो एल्कीन श्रेणी में कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, द्विबंध होगा, और एल्काइन जो श्रेणी है उस एल्काइन श्रेणी में कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, त्रिबंध, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। एल्कीन श्रेणी को लेके हम बात करते हैं, जैसे हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन श्रेणी को जैसे हमने पढ़ा है कि हमने उसका नामकरण पढ़ा, उसमें जो यौगिक पढ़े हैं कैसे हमने उसका नामकरण किया, उसमें हमने एक फॉर्मूला देखा था, उसका एक अनुलग्न हमने देखा था, उसके आधार पर हम उनके यौगिकों के नाम लिख रहे थे, उसका नामकरण कर रहे थे। सेम उसी प्रकार हम यहाँ पे भी उसी का करें। तो उसके लिए कार्बन की संख्या सब में सेम ही रहेगी, 1 से 10 तक के नाम वही रहेंगे, एल्कीन श्रेणी में भी, एल्केन श्रेणी में भी और एल्काइन श्रेणी, तीनों में कार्बन के नाम वही रहेंगे। बस यहाँ पे आपके अनुलग्न और इसका जो सूत्र है वो दोनों चेंज हो जाएंगे। तो अनुलग्न है जो एल्कीन श्रेणी है, इसका जो अनुलग्न होता है वो अनुलग्न होता है इन, अनुलग्न क्या होगा, इन, और इसका जो सूत्र होगा वो सूत्र होता है CnH2n। क्या होगा, CnH2n, अर्थात यहाँ पे n जो है वो क्या दर्शा रहा है, कार्बन की संख्या को दर्शा रहा है। n जो है वो क्या दर्शाएगा, कार्बन की संख्या को दर्शाएगा, और हाइड्रोजन की जो संख्या होगी वो कार्बन की संख्या के दुगनी होगी। क्या होगी, कार्बन की संख्या से दुगनी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। एल्केन श्रेणी में हमने क्या पढ़ा था, कार्बन की संख्या के दुगने से 2 अधिक, यहाँ पे क्या होगी, सिर्फ दुगनी होगी। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, n बराबर 2 लिया, n बराबर मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया, तो कार्बन कार्बन कितने के मध्य क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे इस कार्बन की 2 संयोजकताएं कंप्लीट हो रही है इस कार्बन के साथ, बच गई कितनी, 2 बच रही हैं, तो वहाँ उन दोनों पे अपन क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। ऐसे ही इस कार्बन की अगर बात करें तो इसकी संयोजकता इस कार्बन के साथ 2 कंप्लीट हो रही हैं और 2 संयोजकताएं बच रही हैं, तो दोनों पे हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। और इस प्रकार जो इसका सूत्र है वो क्या बनेगा, C2H4 बनेगा। क्या बनेगा, C2H4। अगर हम इसको इस सूत्र से देखें तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 2, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, इसकी दुगनी, n की क्या होगी, ये दुगनी, तो यानी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4। तो सूत्र क्या बनेगा, C2H4। और इसका अगर हम नाम देखें तो नाम कार्बन 2 है, 2 का नाम क्या होता है, एथ, प्लस यहाँ पे जो अनुलग्न है वो लग्न क्या है, इन है, अनुलग्न क्या बना हुआ है, इन है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, आपके पास एथीन बनेगा। क्या बनेगा, एथीन बनेगा, अर्थात C2H4 का नाम क्या है, एथीन नाम है। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं हमने, n बराबर मान लो आपने क्या ले लिया, 6 ले लिया, n बराबर क्या ले लिया आपने, 6 ले लिया। तो 6 लेंगे तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। कार्बन ये नंबर जो 6 है, इस नंबर 6 का नाम क्या होता है, हेक्स। क्या नाम होता है, हेक्स। और आपके पास अनुलग्न क्या लगा हुआ है, इन अनुलग्न, अनुलग्न क्या है, इन। तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, आपके पास हेक्सीन बनेगा। क्या बनेगा, हेक्सीन बनेगा। और सूत्र से हम इसका सूत्र बनाते हैं तो कार्बन की संख्या से दुगने से दुगनी होगी, जो हाइड्रोजन की संख्या है वो क्या होगी, कार्बन की संख्या की दुगनी। तो कार्बन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 6, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 12। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। तो अगर आप इसको डिटेल संरचना सूत्र आप इसका लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आप, 2 3 4 5 6। यहाँ पे आपको कहीं पर भी आप डबल बॉन्ड लगा दो, कार्बन कार्बन के मध्य क्या लगा दो, कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा दो, बाकी पे आप क्या लगा दो, सिंगल बॉन्ड। बाकी पे आपको क्या लगाना है, सिंगल बॉन्ड लगाना है। और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे एक जगह आपके पास डबल बॉन्ड है, इसलिए कौन सी बनेगी आपके पास, एल्कीन श्रेणी बनेगी। और इस एल्कीन श्रेणी में हम यहाँ देखें तो इस कार्बन की जो संयोजकता है, एक संयोजकता तो इससे कंप्लीट, और बाकी कितनी बच गई हमारे पास, 3 बची हुई है। तो तीनों पे हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। जैसा हमने पहला किया वैसे ही करेंगे। इस कार्बन की देखिए तो 3 संयोजकताएं कंप्लीट हो रही है, 1 बच गई तो हम 1 पे हाइड्रोजन लगा देंगे। इसी प्रकार इस कार्बन की भी 3 संयोजकताएं कंप्लीट हो रही है, 1 बच रहा है तो हम उस पर भी क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन।
यहाँ पे इस कार्बन की बात करें तो 2 संयोजकताएं कंप्लीट हो रही है, दोनों पे बचेगी तो क्या लगेगा वहाँ पे हाइड्रोजन। इस कार्बन की भी 2 संयोजकताएं कंप्लीट हो रखी हैं, 2 बची हुई है तो हम दोनों पे क्या लगा देंगे हाइड्रोजन। और इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे कितने होंगे 3 हाइड्रोजन लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 वैकेंसीज की खाली थी। तो अगर टोटल आप हाइड्रोजन गिन लो तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल आपके पास क्या हो जाएंगे 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे। इस प्रकार आप इनके क्या लिख सकते हैं संरचना सूत्र लिख सकते हैं और सूत्र भी बना सकते हैं, साथ ही आप इसका नाम भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया आपको। अब जितने आपके बच गए हैं उनको आप कॉपी में प्रैक्टिस करो, जो नहीं आता है आप उसको कमेंट कर के पूछ सकते हैं, या तो आप मुझे व्हाट्सअप कमेंट करो या आप यूट्यूब पे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एल्काइन श्रेणी की, और एल्काइन श्रेणी का जो अनुलग्न होता है वो आयन होता है, आयन होगा। और इसका जो सूत्र होगा वो सूत्र होता है कि CnH2n-2। एल्काइन श्रेणी का जो सूत्र है, यानी इसको हम लिख सकते हैं, इसका अनुलग्न लिखें तो इसका अनुलग्न होता है आयन, क्या होगा आयन। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2, अर्थात हाइड्रोजन की जो संख्या होगी वो कार्बन की संख्या के दुगने से 2 कम होगी, कार्बन की संख्या के दुगने से 2 कम होगी। ये इसका क्या बनेगा सूत्र बनेगा। अनुलग्न क्या है इसका आयन, कार्बन की संख्याएं उसी प्रकार जैसे हमने पहले लिखे नाम वही नाम होंगे। नामकरण के देखें एग्जाम्पल, अगर हम इसके देखें तो एग्जाम्पल क्या बनेगा आपके पास, जैसे मैंने आपको यहाँ n बराबर क्या ले लिया 2 लिया, n बराबर क्या लिया 2, तो कार्बन कार्बन के मध्य क्या होंगे ट्रिपल बॉन्ड होंगे, कार्बन कार्बन के मध्य क्या होंगे ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे इस कार्बन की एक वैकेंसी खाली है, मैंने वहाँ पे क्या लगा दिया हाइड्रोजन, और इसी प्रकार इस कार्बन की भी एक वैकेंसी खाली है, उस पर भी हमने क्या लगा दिया हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया सूत्र C2H2 बन रहा है, क्या बन रहा है C2H2। और हमने सूत्र क्या देखा कि हाइड्रोजन की जो संख्या होगी वो कार्बन की संख्या के दुगने से 2 कम होगी, अर्थात यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है 2, 2 का दुगना कितना होगा 4, और 4 में से अगर हम 2 घटा दें, क्योंकि यहाँ पे 2 कम है तो यहाँ 2 घटा दें तो क्या बचेगा 2, यानी हमारे जो फॉर्मूला है जो सूत्र हमने बनाया वो क्या होगा सही होगा। ऐसे अगर हम इसका नामकरण देखें तो इसका नाम क्या होगा, कार्बन नंबर 2 का नाम होता है एथ, प्लस इसका जो अनुलग्न है वो क्या है आयन, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा आपके पास एथाइन बनेगा, क्या बनेगा एथाइन नाम बनेगा। ऐसे एग्जाम्पल अगर मैंने ले लिया आपके पास n बराबर क्या ले लिया 4 ले लिया, तो 1 2 3 और 4, किसी भी 2 कार्बन के मध्य आप ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं। मैंने इन दोनों के मध्य ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, बाकी के मध्य आपको क्या लगाना है सिंगल बॉन्ड लगा। अब इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन की एक संयोजकता कंप्लीट हो रखी है, बच गई हमारे पास कितनी 3 बची हुई हैं, तो तीनों पे हम क्या लगा देंगे हाइड्रोजन लगा देंगे। ऐसे अगर बात करें इस 3 संयोजकता यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, एक यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, तो बच गए क्या आपके पास, सॉरी यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, इस कार्बन की 3 संयोजकता इसके साथ कंप्लीट हो रही है, एक संयोजकता इसके साथ कंप्लीट हो रही है, तो टोटल 4 संयोजकताएं कंप्लीट हो गई। ऐसे ही यहाँ पे बात करें तो इस कार्बन की 3 संयोजकताएं इस कार्बन के साथ कंप्लीट हो रही हैं, एक संयोजकता इसके साथ कंप्लीट हो रही है, तो ये भी कंप्लीट, इसकी भी 4 संयोजकताएं कंप्लीट हो गई। बच गया कौन सा आपके पास ये कार्बन, और इस कार्बन की बात करें तो एक ही संयोजकता कंप्लीट हो रही है, तो बाकी 3 संयोजकता पे अपन क्या लगा देंगे हाइड्रोजन लगा देंगे, बाकी तीनों पे अपन क्या लगा देंगे हाइड्रोजन। तो इसका सूत्र क्या बन गया हमारे पास C4 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितने हो गए 6 हो गए। हम इसको सूत्र से चेक कर सकते हैं कि जो हाइड्रोजन की संख्या होगी वो कार्बन की संख्या के दुगने से 2 कम होगी। तो यहाँ पे कार्बन की जो संख्या वो कितनी है 4, 4 का दुगना कितना होगा 8, और 8 में से अगर 2 घटा देंगे तो कितना आएगा 6, यानी कि हमने जो फॉर्मूला बनाया वो क्या होगा सही होगा। अब अगर इसके नाम की बात करें तो कार्बन 4 का जो नाम होता है वो होता है ब्यूट, क्या नाम होगा ब्यूट, प्लस यहाँ पे जो अनुलग्न है वो क्या आएगा आयन, तो अर्थात इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा ब्यूटाइन, नाम क्या हो जाएगा ब्यूटाइन। ऐसे ही एक और एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं कि यहाँ हमने कार्बन क्या ले लिए 6 नंबर ले, n बराबर हमने क्या ले लिया
6 लिया, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6। मान लो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, बाकी भी आपको क्या लगाना है, सिंगल बॉन्ड लगाना है। ठीक है, इस कार्बन की बात करें तो 3 संयोजकताएं कंप्लीट हो रही है, 1 संयोजकता बाकी थी, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। इस कार्बन की बात करें तो 3 संयोजकता यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, 1 संयोजकता यहाँ कंप्लीट हो रही है, अर्थात इस कार्बन की चारों संयोजकताएं कंप्लीट हो रही है, तो हम यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। आगे की बात करें, आगे इस कार्बन की बात करें तो 1 संयोजकता और 2 संयोजकताएं इसकी कंप्लीट हो रही है, दोनों कार्बन से 2 संयोजकताएं कंप्लीट हो रही हैं, बच गई हैं 2 संयोजकताएं जिन पे हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। इसी प्रकार इस कार्बन की भी 2 संयोजकताएं बची हुई हैं और दोनों पे हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। आगे बात करें तो इस कार्बन की भी कितनी, 2 संयोजकताएं बची हुई हैं, दोनों पे क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन। और अगर इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन की केवल 1 संयोजकताएं कंप्लीट हो रखी है, बाकी 3 संयोजकताएं बची हुई है, तो तीनों पे हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। तो इस प्रकार जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, C6H। हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि H कितना आएगा, 10। अगर इसको फॉर्मूले से आप चेक कर सकते हो कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगने से 2 कम होगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, दुगना, 6 का दुगना कितना, 12, 12 में से हम 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 10, सही होगा। अगर इसका नाम देखें तो नाम कार्बन नंबर 6 का नाम होता है हेक्स, प्लस इसका जो अनुलग्न है वो क्या है, आइन, तो आपके पास क्या बनेगा, हेक्साइन बनेगा। क्या बनेगा, हेक्साइन बनेगा। इस प्रकार आप एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन तीनों श्रेणियों का नामकरण कर सकते हैं। उम्मीद है आपको तीनों का नामकरण समझ में आ गया हो। आगे हम बात करते हैं कुछ आबंधों की, जो सहसंयोजक बंध हैं, इन बंधों की संख्या की बात करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पर्टिकुलर कोई भी आपको एक यौगिक दे दिया जाएगा और उस यौगिक से आपको पूछा जाएगा कि इसमें सहसंयोजक आबंधों की संख्या कितनी है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, एक छोटा सा मैंने एग्जांपल ले लिया, एथेन। मैंने क्या लिया, एथेन। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि एथेन में कुल सहसंयोजक आबंधकों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो जैसे एथेन है, एन पीछे क्या जुड़ा हुआ है, एन जुड़ा हुआ है। एन का मतलब कौन सी है, एल्केन श्रेणी है। एल्केन श्रेणी है तो मतलब कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, एकल बंध होगा। एथ था, एथ प्लस, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, एथ प्लस एन लिख सकते हो। तो एथ का मतलब तो क्या होगा, कार्बन, कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन, और एन का मतलब क्या हो गया कि इस कार्बन कार्बन के जो मध्य बंध है वो क्या होगा, 1 होगा। इस कार्बन की बात करें तो 3 वैकेंसी खाली है, तीनों पे अपन क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे। और इस कार्बन की भी क्या बात करेंगे, हम तीनों पे ही क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। अब आप सभी को पता है कि जो कार्बन है वो सहसंयोजक बंध बनाता है, यानी साझा करता है, इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना इलेक्ट्रॉन लेता है, वो इलेक्ट्रॉनों क्या करेगा, साझा करेगा, जिससे कारण उसको क्या करें अपन, सहसंयोजक बंध करें। तो यहाँ पे देखो, अगर कार्बन कार्बन के मध्य देखें तो एक सहसंयोजक बंध बना हुआ है, एक सहसंयोजक बंध बना है, ये इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं और साझा करके एक बंध, सहसंयोजक बंध बना रहे हैं। इसी प्रकार अगर हाइड्रोजन की बात कर लें तो हाइड्रोजन के एक सहसंयोजक बंध ये बना हुआ है, एक सहसंयोजक बंध ये बना हुआ है, एक सहसंयोजक बंध ये बना, यानी ये कार्बन 3 हाइड्रोजनों से सहसंयोजक बंध बना रखा है। और इसी प्रकार ये कार्बन भी क्या हो रहा है, 3 हाइड्रोजनों से सहसंयोजक बंध बना रहा है। तो कार्बन हाइड्रोजन, यानी हम लिख सकते हैं कार्बन कार्बन के मध्य सहसंयोजक बंध कितने बन रहे हैं, 1। और अगर हम बात करें कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य सहसंयोजक बंध, तो सहसंयोजक बंध कितने बन रहे हैं, 3 इसके साथ बन रहे हैं, 3 इसके साथ, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुल सहसंयोजक आबंधों की संख्या,
तो टोटल कितनी हो जाएगी आपके पास 7 की। जो एथेन है, इस एथेन में कुल मिलाकर 7 सहसंयोजक आबंध बने हुए। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार आप किसी भी यौगिक का, चाहे वो एल्केन श्रेणी हो, चाहे वो एल्कीन श्रेणी हो, चाहे वो एल्काइन श्रेणी हो, उसका आप निकाल सकते हैं, कुल आबंधों की संख्या निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आगे जब हम अगला जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम IUPAC नामकरण पद्धति पढ़ेंगे। उस IUPAC नामकरण पद्धति में इन तीनों श्रेणियों को लेकर हम उन तीनों श्रेणी में जो भी हमने आज यहाँ पे नामकरण किया इसका IUPAC नाम पढ़ेंगे। ठीक है, वो वीडियो थोड़ा लंबा होगा और आज का वीडियो भी थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए हम इसको आज नहीं पढ़ाकर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। जब तक आप इस वीडियो को कंप्लीट करें, नोट्स को अपनी कॉपी में लिख लें, याद कर लें। आपको ये तीनों श्रेणियाँ अगर अच्छे से समझ में आएगी तभी आप IUPAC नाम अच्छे से समझ पाओगे। साथ ही अपने जितने भी स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़े हुए हैं उन सभी स्टूडेंट को आप ये वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम रोज़ आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आएंगे।